शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत किया जाए आज के सेशन का। अब जब आज जो हम लोग इस रिवीजन बैच के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के दो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। एक तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से यदि मैं ईमानदारी से कहूं तो जनगणना और पंचवर्षीय योजना, और जो लाइन कहूंगा वो दो पढ़ के चले जाना। इकोनॉमिक्स से ये दो क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से आज तक एसएससी ने पूछा है। अपवाद की बात अलग है, क्या ये सच नहीं है? जनगणना और पंचवर्षीय योजना, एक आध क्वेश्चन कभी नेशनल इनकम से पूछ दिया, अदरवाइज ये सेम साइंस से विटामिन, डिजीज, कुछ प्रमुख संस्थान, ये फिक्स टॉपिक है। तो ये बैच भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। इसीलिए ये बैच लॉन्च हुआ है ना कि हाँ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक बार रिवीजन करवा दीजिए। नहीं तो पूरा पढ़ाना रहे तो क्या विज्ञान समझ ही रहे हो, फिर पढ़ाओ 6 महीने, फिर काहे का मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज मैं आपको इसी में से पढ़ाऊंगा। और मैं एक बात कह दूं, मैं ऑलरेडी बहुत छांट करके कंटेंट लाया हूं। आप कोशिश मत करिएगा उसको और छांटने का, आप कोशिश मत करिएगा। और याद रखना, आज शाम को क्या होगा जरा देखिएगा। मैं आपको इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगा आज और साइंस। तो जब आज शाम 26 तारीख को आप एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे 7 PM पे, तो मैं आपको यही पढ़ाता हुआ मिलूंगा। तो अभी इनकी थियरी बहुत ध्यान से समझना, इनका प्रैक्टिस साइंस का और इकोनॉमिक्स का 200 क्वेश्चंस का मैं आज शाम में करवाऊंगा। सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है ना। एक मिनट, कल की पीडीएफ नहीं मिली है क्या? एक सेकेंड, क्योंकि जो सॉल्व होगा वो अभी हो जाएगा। अगर कल की पीडीएफ नहीं मिली है तो जरा मुझे 111 कमेंट करिए। 111 कमेंट करो जरा। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। रुको, क्योंकि बाद में 1 मिनट बस मुझे दे दो, बाद में आदमी भूल जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाता है। दिव्यम, कल वाली आपने पीडीएफ अपलोड नहीं की क्या यार? अपलोड है सर, आप अभी क्लास में चेक कर लो एडमिन। अपलोड है? कंफर्म सर, मैंने खुद करी है यार। कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि नहीं सर नहीं मिली। सर एक बार आप अपने एडमिन से चेक करना, एक बार आप अगर उसी पे हो तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आज की भी भेज दी, अभी अपलोड कर दो आज वाली भी, ठीक है ना? अपलोड कर दो आज की भी। यार तुम लोग में से ना कुछ लोग डाउन, बहुत सारे लिख भी रहे हैं कि मिल गई सर, मिल गई सर, मिल गई, और कुछ होते हैं कि लिखते हैं नहीं मिली, उनको डाउनलोड है करने नहीं आता, मैं क्या करूं। खैर 26 तारीख को ये आपका रहेगा, ठीक है, विज्ञान। अब कमेंट जरा रोको, कमेंट रोको, सब लोग कमेंट रोको। आओ अब मैं आपको विज्ञान के इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कुछ प्रोटीन्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पिछले 5 साल का पेपर उठा के देखो तो ये इनके बारे में क्या पूछता है, ठीक है ना। देखो, जैसे इनसे आपसे पूछेगा कि कोलेजन नाम का जो प्रोटीन होता है, कोलेजन, ये किस काम में आता है? तो याद रखिएगा, ये आपके अस्थि व कार्टिलेज के आधार पदार्थ का निर्माण करने का काम आता है। फाइब्रोइन, ये रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण इसी से होता है। कैरोटीन, ये आपके बाल में, नाखून में, सींग में, जानवरों के खूर में पाया जाता है। ये डायरेक्ट रहता है कि कौन कहां से पाया जाता है। 1 मिनट मैं आपके कमेंट को ऑफ कर दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कमेंट ओपन रहेगा तो हर बार आपका कमेंट इधर उधर आता रहेगा। उसके अलावा एक आपसे पूछा जाता है केसीन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दूध में। ग्लोब्यूलिन अंडे में पाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, और जो आते हैं बस मैंने उतना ही को लिया है, ठीक है ना। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने में ये मदद करते हैं। फाइब्रिनोजन ये इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के नाम पे। अच्छा,
ग्लोबिन, ठीक है ना, ये रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करती है। साइटोक्रोम तो उतना नहीं। अच्छा, विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, हर विटामिन का केमिकल नेम जरूर याद करके जाना। विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल। विटामिन ए, ठीक है ना, आपके इसकी वजह से जो रोग होता है दैट इज रतौंधी, ठीक है ना, स्क्वायर सेल डेथ, कोर्निया, स्किन, नाइट ब्लाइंडनेस, बस यही वाला ज्यादा आता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट पे देखेंगे, ये जितने विटामिन हैं 13 मुख्य विटामिन और 13 इंपॉर्टेंट हैं। B1 थायमीन है। अभी खाली ध्यान से देखो, शाम को इसकी प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब के ऊपर हम लोग। बेरी, B2 राइबोफ्लेविन, किलोसिस नाम का रोग। B3 निकोटिनिक एसिड, पेलाग्रा, ये पेलाग्रा को हम लोग 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। ये एक प्रकार का त्वचा रोग है। अरे ये वही है यार, दाद टाइप का, ठीक है ना, दाद टाइप का, एग्जैक्टली दाद नहीं, दाद टाइप का है पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। खूब पूछता है पेलाग्रा। अब उसमें आपको 4 दे देगा ऑप्शन कि ये B1 की कमी से कि B2, B3, वो आपसे पूछेगा। B5 पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इससे बाल जिसके सफेद होने लगते हैं जल्दी, इसका मतलब है उसे B5 की कमी है, ठीक है ना, B5 की कमी है। कई लोगों को बॉडी में बहुत दर्द होता है, दिन भर उनके जोड़ दर्द कर रहे हैं, शरीर दर्द कर रहा है, वो जानते हो क्यों होता है? B6, उनके शरीर में पायरिडॉक्सिन की कमी। और यही पूछता है कि आपके मसल्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं तो B6 की कमी है। और अगर इनको याद करने के तौर पे लोगे, याद नहीं होगा, लेकिन अगर इनको समझ करके जाओगे काम हो जाएगा, ठीक है ना। B9, कुछ लोगों का जो विकास होता है धीरे धीरे उनकी बॉडी का ग्रोथ होता है, या उनके कुछ शारीर, किसी का कान छोटा रह गया, किसी का गला छोटा रह गया, ऐसे, तो वो कुंठित वृद्धि, स्टंट ग्रोथ, धीरे धीरे ग्रोथ होता है वो, क्योंकि उनके अंदर B9 कमी है। B12 कोबाल्ट में पाया जाता है, ये इसका सोर्स भी पूछता रहता है कई बार। और ये तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां, एनीमिया, ये सब करता है। उसके बाद विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग, वो दांतों में मसूड़ों से खून आना, बदबू आना, वो सब है स्कर्वी रोग, ये दांतों मसूड़ों में होता है। विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल, इसे हम लोग 2 नाम से जानते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन, ठीक है ना। और इसे हम लोग, चूंकि इससे रिकेट्स बीमारी होता है, इसलिए विटामिन डी को एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। रिकेट्स विटामिन, बच्चों, रिकेट्स नाम का जो रोग होता है डी की कमी से बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया नाम का बड़ों में होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है 60 साल का उसके में भी रिकेट्स होगा, उसके में ऑस्टियोमलेशिया होगा बड़े लोगों में डी की कमी से। विटामिन ई, ठीक है ना, ये उन लोगों को विटामिन ई, सभी को मेरी आवाज तो आ रही है ना? आपके कमेंट बॉक्स ओपन है, सभी को मेरी आवाज तो आ रही है ना? क्योंकि मैं जब ओपन कर देता हूं ना तो सब लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, इसलिए मैं नहीं, और मैं जान रहा हूं कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल, ठीक है ना, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। और जनन क्षमता में कमी, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं पैदा होते हैं, तो उनका जो मेडिकल परीक्षण होता है तो कई बार पाया जाता है विटामिन ई कमी है। या कई ऐसे पुरुष महिला होते हैं जिनके प्राइवेट पार्ट या जननांग, चाहे उनके वैजाइना की बात कर लें या फिर पेनिस की बात कर लें, वो उतने योग्य नहीं होते हैं कि वो नेक्स्ट पीढ़ी को जन्म दे सके, या फिर उनके अंदर स्पर्म्स की कमी, स्पर्म्स काउंट की कमी है, सब ई की वजह से होता है। यही वजह है कि विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी, एंटी नपुंसकता विटामिन भी इसको कहा जाता है। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन एच या बायोटीन, B7 भी इसको समटाइम हम लोग कह लेते हैं। विटामिन के, नैप्थोक्विनोन भी इसको कहते हैं या फिलोक्विनोन भी इसको कहते हैं। अगर ये बहुत पूछता है, इसको ऐसे पूछेगा
किसी व्यक्ति को चोट लगी, उसके रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा, उसके अंदर किस विटामिन की कमी है? के की कमी है, ठीक है ना, के की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट आपके देखो, डिजीज। मुझे मजबूरी में, तुम लोग देखो जरा लोग कितना कमेंट कर रहे हैं, एक बार देखो। सत्यांशु सिंह लिख रहे हैं कि सर ये पढ़ लें तो पूरा पेपर में आएगा ना सर? सत्यांशु, मैं तो इसी उम्मीद पे इसको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ये वो टॉपिक है कि कंफर्म एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली यही दूठो पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये कंफर्म वाले कि भैया ये 8-10 नंबर यहां से रहेगा, ठीक है ना। हो गया। अब देखो लोग बातचीत कर रहे हैं ना, इस मजबूरी में मुझे सबका कमेंट ऑफ करना पड़ेगा। लो, सबके कमेंट मैंने ऑफ कर दिए हैं। नहीं, तुम लोग को भी ये पता होना चाहिए ना, नहीं बाद में कहोगे यार कि सर कमेंट ऑफ कर देते हैं, किस मजबूरी में करता हूं वो भी देखो। डिजीज, सबसे पहले इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ये तो जैसे मान लो एक रोग दे दिया टीबी या ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग, या उसी को यक्षमा भी कहते हैं, तो बोल देगा क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस या टीबी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, पहला टाइप का क्वेश्चन। उसी टीबी से दूसरा, यह बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ किसकी वजह से होता है। और तीसरी, जैसे मान लो लिख देगा कि टीबी एक बैक्टीरियल रोग है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो जैसे टीबी के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब जरा मेरी बात समझना, एक रोग से 4 क्वेश्चन बने, रोग का नाम, प्रभावित अंग, उसके बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का नाम, इस तरीके के 3 से 4। तो पहले मैंने बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की आपको पूरी सूची दी। हैजा, विब्रियो कॉलेरिस के बैक्टीरिया का नाम है। डिप्थीरिया, कॉर्निकम बैक्टीरियम इसके बैक्टीरिया का नाम है, इसको क्षय रोग, या फिर इसी को हम लोग यक्षमा भी कहते हैं, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में टीबी भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, सारे बैक्टीरिया वाले मैंने अलग कर दिए। उसमें जो ज्यादा पूछता है उस पे स्टार बना दे रहा हूं, जो ज्यादा पूछता है वो स्टार बना दे रहा हूं, ठीक है ना। ये तो ये आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। उसके अलावा निमोनिया, काली खांसी, तुम पूरे साइंस में ना विटामिन डिजीज पढ़ के जाना, 1-2 नंबर जो साइंस का आना है वो इसमें से आएगा। अब लेकिन आपको ये याद हो, और जब मैं शाम को प्रैक्टिस कराऊं तो अब तक आपकी ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी आधे घंटे के अंदर, पढ़ के आइएगा। जीवाणु, ये तो नहीं। वायरस, अब वायरस से होने वाले प्रमुख रोग मैंने सारे लिख दिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पे मैं टिक कर दे रहा हूं। रेबीज, गधे के, कुत्ते के, बंदर के काटने से फैलता है। चेचक, चेचक वेरिओला, और एक होता है, देखो जैसे चेचक स्मॉल पॉक्स, एक होता है, नहीं बड़ी माता छोटी माता गांव में कहते हैं, चेचक और छोटी माता, एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है चिकन पॉक्स। जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ है वेरिओला से, उसी तरीके से चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला से। ओ की जगह से वर्ड आ जाता है, बस CELLA हो जाता है। तो वेरिओला, वेरिसेला, स्मॉल वेरिओला, चिकन पॉक्स, वेरिसेला, ठीक है ना। आप ऐसे याद रखो, चिकन को क्या किया जाता है, चिकन को लोग सेल करते हैं, बेचते हैं, तो चिकन पॉक्स किससे होगा, वेरिसेला से। ऐसे याद रहेगा दोनों का अंतर। अब इससे ज्यादा मतलब नजदीकी क्या ही बताऊं कि सर स्मॉल पॉक्स वेरिओला, चिकन पॉक्स छोटी माता, सर वेरिसेला, चिकन सेल होता है, बेचा जाता है, आज के बाद भूलना मत। उसके बाद ये एड्स इंपॉर्टेंट है। एड्स में मानव शरीर का, याद रखना, टी लिम्फोसाइट प्रभावित होता है, व्हाइट ब्लड सेल या फिर टी लिम्फो, ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट्स प्रभावित होता है, टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, 1 दिसंबर को इंटरनेशनल एड्स दिवस मनाया जाता है। ट्रेकोमा में पूछता है कि शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंख, आंखों का सूज जाना, उसमें मवाज टाइप का आना, वो सारी चीजें ट्रेकोमा में, ठीक है ना। अगला पॉइंट पाएंगे, मलेरिया इंपॉर्टेंट है। आप देखो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग,
या प्रतिजीवी प्रोटोजोआ। मलेरिया और कालाजार। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और कालाजार ये होता है लिस अमीबा जिंजेवेलिस की वजह से या बालू मक्खी काटने के कारण होता है। प्रोटोजोआ में एक आपके ये सोने की बीमारी, एक मक्खी होती है जिसका नाम है सीसी मक्खी काटने के कारण आपके ये बीमारी होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे विटामिन और डिजीज के बाद। अब कृमि से होने वाले रोग देखो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कृमि, 3-4 इनको पैथोजेंस कहते हैं। मैं सच बताऊं तो अभी तक कृमि वाला आपके पेपर में एक बार भी नहीं आया है। एक बार भी एमटीएस के पेपर में कृमि का रोग नहीं पूछा है। मैंने इसलिए लिख दिया कि चलो जब टाइप हो ही रहा है तो दे दो, शायद किसी एग्जाम में काम आ जाए। ये सीजीएल में जरूर पूछा है, रेलवे में पूछ देगा, एमटीएस में नहीं आया है, मैं भी इसको महत्व नहीं दूंगा। कवक इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा एथलीट फुट, उसके अलावा दाद, ये 2 कवक से होने वाले रोग है, फंगस से। उसके अलावा ये, इसके अलावा इसमें एक होता है गंजापन, लोगों के बाल बड़े झड़ते हैं, गंजापन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो बाल्डनेस। तो जिनके बाल झड़ रहे हैं इसका मतलब है कि उनकी यहां क्या लग गए हैं, फंगस लग गए हैं। और साबुन वगैरह फंगस के भोजन होते हैं, तो लोग सोचते हैं साबुन, शैम्पू, तेल लगा के हम इन फंगस को हटा लेंगे, एक्चुअली वो नहीं हटते हैं। कभी भी उंगली पे, हाथ पे कहीं फंगस हो जाएगा तो आप नोटिस करिएगा, डॉक्टर कहते हैं साबुन तेल बंद करो, जाइए कभी आप पता करिए। और ये कंपनी वाले इधर उधर वाले जो हैं वो प्रचार करते हैं, ये तेल लगा लो बाल आने लगेगा, ये कर लो, वो कुछ नहीं होता। और मैं बार बार कहता हूं, हम लोग से 10 गुना ज्यादा पैसा वीरेंद्र सहवाग, रोनाल्डो, डेविड बेकहम के पास है, उनके बाल भी उड़ गया। वीरेंद्र सहवाग आके बोले मैंने बहुत कोशिश किया, आया नहीं। तो आप हई राज तेल, हऊ आदिवासी या जनसंख्यावासी तेल पेल सब लगा लोगे, उससे कुछ होता नहीं। एक बार बाल गया तो गया, बहुत कम है। कुछ लोग उसमें रूट लगवाने लगते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैसा बचा लो, साफ सफाई से रहो, फंगस हट जाएगा तो अपने आप हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कितने लोगों का बाल झड़ रहा है, जरा ये वाला कमेंट देख लें, 111 करें तो 1 थोड़ा सा एक मानसिक रोग भी आपका दूर करूं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे एक मित्र था इरशाद आलम, उसका बाल बहुत झड़ रहा था, वो एम्स गया था, एम्स, दिल्ली के एम्स में, और जाके बैठा टेबल पे, हम लोग भी ऐसे खड़े थे, एम्स की बात बता रहा हूं, और एम्स के उस डॉक्टर के पास गया था जिनकी उम्र 59 साल थी, हेयर एक्सपर्ट थे और 20 साल का एक्सपीरियंस था। 1 महीने का नंबर लगाने के बाद पहुंचा था। तुम लोग भी जरा इस चीज को सुन लो। अब वहां एम्स में लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, ये पहुंच गया, हाँ स्लिप देखे और देखने के बाद बोले कि हाँ प्रॉब्लम बताइए अपना। हम लोग गेट के बाहर से इसे झांक रहे थे, ये इंजीनियरिंग टाइम की बात बता रहा हूं, आज से 4 साल 5 साल पहले की, 5-6 साल ज्यादा हो गया। तो ये बोला सर मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, देखिए मेरे बाल ये झड़ गए, ऐसे भी कर दूं, कंघी भी करता हूं तो झड़ता है। तो डॉक्टर बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहाते समय क्या ज्यादा झड़ते हो? बोला हाँ हाँ सर नहाते समय। बोला ऐसे भी कंघी करते हो तो झड़ते हैं? तो बोला हाँ सर ऐसे भी कंघी करते हैं तो झड़ते हैं। फिर डॉक्टर बोला अच्छा ये बताओ कितने बाल डेली झड़ जाते हैं? बोला सर 100-150 बाल तो रोज झड़ जाते हैं। उसके बाद उस डॉक्टर का रौद्र रूप सामने, उसका जो स्लिप लिया था ना, इसे डॉक्टर भागो यहाँ से, भाग निकल। अब वो पागल हो गया कि ऐसे क्यों, बोला भाग यहाँ से। तो वो कह रहा है कि क्या हुआ सर? बोला तुम्हारे जैसे बेवकूफ ना 100-150 बाल झड़ना डेली आम बात होती है, नालायक कहीं के। औसतन एक आदमी का डेली 1200 बालों का ग्रोथ होता है, 150 कुछ नहीं है उसके आगे। भागो यहाँ से। एम्स इतने सीनियर हॉस्पिटल में, इतने बड़े हॉस्पिटल में बाल झड़ने का दिखाने आया। मैं सोचा कोई रोग होगा, दर्द होगा, ये होगा, वो बाल झड़ रहा है और वो भी 150। फिर वहां हंसा करके सबको बोला एक चीज जान लीजिए, अगर 150 से 200 बाल प्रतिदिन झड़ रहे हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चूंकि आप उसका चिंता करने लगते हैं, उसी में और पीछे पड़ जाते हैं, उसी में तेल, उसी में साबुन लगाने लगते हैं, फंगस को और भोजन मिलता है तो वो 200 के 500 होते हैं, और फिर आपको खुदा भी ना बचा पाए। भगले यहां से। कोई दवाई नहीं दिया भाई, कोई दवाई नहीं दिया, डांट के भगा दिया वहां से, भगो यहां से, साफ सफाई से रहो, सब सही है तुम्हारा। तो अगर आपका भी यही हो तो एक दिन आ जाइए एम्स में। उनका नाम है डॉक्टर बत्रा, सीनियर डॉक्टर हैं एम्स के। अब तो उनका 25 साल का अनुभव होगा,
जाके दिखवा लीजिए बाल की, बाल झड़ रहा है हमारा, ठीक है ना। एक को लिख रहा मेरा तो नहीं झड़ रहा अब भगा देगा, तुम्हारा नहीं झड़ रहा है, ठीक है ना। कुछ लोग, अच्छा एक थोड़ा सा और हो जाए 2 मिनट की बात। कुछ लोग कहते हैं सर नजर लग, कुछ लड़के लड़की होते हैं जैसे मान लो बिहार के हैं, पटना में रह लें, उड़ीसा के हैं, भुवनेश्वर चले जाएं, दिल्ली में आ जाएं, भोपाल चले जाएं, लखनऊ, अपने देश अपने राज्य की राजधानी में, तब सब क्या, जब से हम बाहर रहने गए हैं मेरा बाल झड़ने लगा है, बाल झड़ने लगे। हम जिंदगी भर राजधानी रहे, पहले लखनऊ रहे, भोपाल रहे, दिल्ली रहे, हमारे बाल को नजर लग गया। मैं तो तुम लोग को चैलेंज करके कह रहा हूं, ये देखो मेरा बाल नहीं झड़ रहा है ना, लगा दो नजर। पिछले 15 साल 20 साल से तो नहीं लगा है, नहीं झड़ेगा, तुम झाड़ फूक करवा लो मेरा बाल, क्योंकि भाई ये डिजीज है, नजर उजर कुछ नहीं होता, विज्ञान के स्टूडेंट हो, नजर लग जाएगा। एक को लिखा सर नजर लग जाता है, नजर लग जाएगा, लो भाई देख लो मेरा बाल, नजर लगा देना, देखते हैं कैसे झड़ जाता है 20 साल से पहले, ठीक है। अगला पॉइंट, रोगों द्वारा प्रभावित अंग, ये वो हैं जो आपके पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई छांटना मत। निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है, ट्रेकोमा में आंख, टीबी में फेफड़ा, पीलिया में यकृत, मधुमेह में अग्नाशय और अस्थमा में आपका ट्रैकिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख लेना आपके पेपर में इसी स्लाइड से एक क्वेश्चन रहना है, ठीक है ना, इसी स्लाइड से एक क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख लो, और अगला ये, स्कर्वी में दांत मसूड़े, टाइफाइड में आंत, पोलियो में नाड़ी हाथ पैर, ग्वाइटर में गला, डिप्थीरिया में गला, ये वाला लोग भूले रहते हैं, जरूर याद रख के जाना। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क और मलेरिया में रक्त कोशिका, मलेरिया में रक्त कोशिका। चलिए ये रहा, अगले पॉइंट पाएंगे, किस टीके की खोज किसने की है। आपके पेपर में पिछले 5 साल के आधार पे जितना पूछा जा सकता है वो यहां पे है। अगर कुछ नहीं तैयार है तो इतना जरूर पढ़ के जाना, और शाम को मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। बीसीजी का टीका मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, हैजे का टीका, और उसके बाद चेचक, पहला प्रेफरेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथे पे ये। उसके बाद पोलियो वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, डीडीटी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा कोई 100-200 खोज होंगे, लेकिन मैं आपके में मात्र 15 लेके आया हूं, मात्र 15 है, ये 15 से 20 के बीच में होंगे। क्लोरोफॉर्म हैरिसन ने, हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर किशन, पिछले साल के पेपर में ये थे, और फिर इन्हीं में से पूछेगा। एसएससी की हैबिट्स फिक्स है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं 30 सितंबर को शाम में 7 बजे क्लास लूंगा ना, तब तुम लोग एक बार जुड़ के देखना कि हाँ सर संभावित कैसा आएगा और ये क्या रहेगा। एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे ये होगा शाम में 7 बजे। और ये अभी आपको पीडीएफ। उसके बाद देखो जीव विज्ञान के कुछ संस्थाएं, ये 10 हैं, 10 से 15 हैं, कि राष्ट्रीय वनस्पति लखनऊ में है, वन शोध देहरादून में, बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय फसल शोध संस्थान त्रिवेंद्रम में, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश में, औद्योगिक अविषातुला विज्ञान शोध केंद्र लखनऊ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में, केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में, और ये 3-4। अब अपने से इसमें कुछ मत कम करना, तुम इतना भी याद करके जाओगे, अगर भगवान ने चाहा, खुदा ने सब कुछ मदद किया, तो यहीं से आपका क्वेश्चन है। फोटो खींच लो मेरा इसके साथ, एक क्वेश्चन यहां से तुम्हारे पेपर में कंफर्म, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से तुम्हारे पेपर में कंफर्म है इकोनॉमिक्स से। कभी कभार समय मिले तो नेशनल इनकम वगैरह दोहरा लेना, ना मिले तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से रहेगा। जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, अभी बस केयरफुली हो कि उसको ऐसे सुनना, बाद में शाम को प्रैक्टिस करवाएंगे। पंचवर्षीय योजना, सबसे पहला याद रखना, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भारत में लाने के लिए सबसे पहले बात हुई थी हरिपुर में, कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन में, जिसकी आपके अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर एक समिति बनाई गई।
उस समिति को यह काम दिया गया कि जरा ये पता करो कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, और उस समिति का नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो पूछता है राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, किस सन में बना था, कहां पे बना था, और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अच्छा, फिर समय बीता 1938 के बाद, तो 1944 में 8 बड़े बड़े बिजनेसमैन बंबई के मिलकर के बॉम्बे प्लान बनाए और सरकार के सामने लाकर रखे। याद रखना कि 8 उद्योगपतियों ने यह बनाया कि सर ऐसा हो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद 1943 में, उससे ठीक 1 साल पहले, गांधीवादी नाम से भी एक प्लान बना था जिसे श्रीमन नारायण ने बनाया। 1945 में एमएन रॉय ने एक जन योजना बनाई। क्या बनाई? जन योजना। और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना। तुम ये चारों याद करके जाना। पहला कौन सा? सर राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 वाली, जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष। 1944 वाली बॉम्बे प्लान, 8 उद्योगपति अध्यक्ष। 1943 में गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण ने लाया। 1945 में एमएन रॉय ने आपके जन योजना लाया, और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना लाया। इन बातों से ये बात तो फिक्स हो गई। अब ये पूछता है लल्ला कि कौन सी योजना किसने लाया, सन तो नहीं पूछता है, वैसे सन कम पूछा है, लेकिन वो आपसे ऐसे पूछ देगा, गांधीवादी योजना के जनक कौन है, जन योजना के जनक कौन है, सर्वोदय योजना किसने लाया, वो बॉम्बे योजना किसने लाया, राष्ट्रीय नियोजन समिति के पहले अध्यक्छ कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। पांचों बात ध्यान रखना, मैं शाम को प्रैक्टिस करवाऊंगा, याद रखना। फिर 1946-47 के बाद देश के आजादी की बात चली रही थी, तो एक समिति बनी, केसी नियोगी समिति। इसको ये काम दिया गया कि पता करो यार भारत के लिए क्या क्या करना है। केसी नियोगी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उसने कहा कि यार एक योजना आयोग होना चाहिए। तो और बोला कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेगा, इसमें एक उपाध्यक्ष बनाइए, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य बनाइए, और ये भारत के लिए हर 5 वर्ष पे एक योजना लेके आएगा और उस हिसाब से 5 साल का काम चलेगा। हुआ, चलो भैया बात तो सही कह रहे हो। तो इस तरीके से योजना आयोग, हालांकि अब तो समाप्त हो गया क्योंकि 2015 में मोदी जी ने इसको नीति आयोग में, मोदी जी क्षमा करिएगा, मोदी जी ने इसको नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया, लेकिन 1950 में योजना आयोग आया। तो यही मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया और 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया। 14 में घोषणा, 15 में। ये डेट पूछ देता है नीति आयोग कब प्रभाव में आया था, नीति आयोग कब प्रभाव में आया था, ठीक है ना। यहां तक किसी को योजना आयोग में कोई लाइन क्लियर ना हुई हो तो बताओ, आपके कमेंट ओपन है। क्लियर हो तो 111 लिखिए, मैं आगे बढ़ूं। यहां तक सभी को क्लियर है ना कि मैंने वो जो 5 योजनाएं बताई, कैसे भारत का योजना आयोग अस्तित्व में आया, अब नीति आयोग कैसे है, ठीक है ना। नीरज कुमार सिंह कर रहे हैं अगेन, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर तुमको मिल जाएगा, दोबारा तुम खुद से सुन लेना, ठीक है ना, दोबारा खुद से सुनना। चलिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म पिछली बार पेपर में पूछा था। ये योजना आयोग बहुत डिटेल में पढ़ना, कंफर्म 2 क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तुम ऐसे याद रखो, एक राष्ट्रीय संस्था जो ट्रांसफॉर्म करेगी, बदलेगी भारत को, नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक राष्ट्रीय संस्थान जो भारत को ट्रांसफॉर्म करेगी भारत को, ठीक है ना, टीआई, ट्रांसफॉर्म इंडिया, ठीक है ना, आमतौर पर नीति आयोग कहते हैं, ठीक है सर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेराल्ड डॉमर मॉडल, हेराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। ये तो रटा हुआ, इसलिए इस पे मैं क्या ही समय दूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई थी। अब देखो ये तुम लोग भी मैक्सिमम जानते हो, तो इसलिए मैं इसको जल्दी ही आगे बढ़ा दूंगा। ये अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाखड़ा नांगल, दामोदर और हीराकुंड इसी समय बना था। तो भाखड़ा नांगल के लिए बी, दामोदर के लिए डी और हीराकुंड के लिए एच, BDH। तुम लोग सब लोग एक बार BDH 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 ट्राई लिखो तो
कि पहले में बीडीएच, सब लोग एक बार लिखो बीडीएच, बीडीएच, भाखड़ा नांगल दामोदर हीराकुंड। ये पूछता है कि भाखड़ा नांगल डैम किस पंचवर्षीय योजना में बना, हीराकुंड डैम किस पंचवर्षीय, या तो नदी पूछ देगा। यार देखो तुम ऐसे कि पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोग बध गए, ब ये ब हो गया, ये ध, पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोग बध गए, भाखड़ा नांगल दामोदर हीराकुंड। हो सकता है भगवान चाहेंगे एग्जाम में आए तुमको मेरी यही लाइन याद आएगी कि पहली पंचवर्षीय योजना में बध गए सर हम लोग। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था और इसमें हैवी इंडस्ट्री, बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया। ठीक है ना, बेसिक कमेंट रोक दीजिए, ठीक है ना, ये बढ़ावा दिया गया। आज शाम को अगर मुझे याद आ गया तो मैं आप लोग से सिर्फ इतना कहूंगा, हम लोग किस पंचवर्षीय योजना में बध गए थे, तो शायद हमारे YouTube वाले बच्चे तो न आंसर कर पावे, लेकिन आप लोग को लिखना पड़ेगा 1111। इसका मतलब होगा पहली पंचवर्षीय योजना में बध गए थे, भाखड़ा नांगल दामोदर और हीराकुंड। मैं पूछूंगा जरूर घुमा के और आप ही लोग से पूछूंगा। अच्छा सर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देख लो सारे इस्पात संयंत्र खुले थे, चाहे राउरकेला, चाहे भिलाई, दुर्गापुर, सारे खुले थे। ठीक है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये पहली थी कृषि पे आधारित, दूसरी थी किस पे, आपके हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, तीसरी सेल्फ रिलायंस के लिए, दोनों को एक साथ बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। और तीसरी, ऐसे जनरली होता क्या है कि जैसे ही कोई स्टील प्लांट या कंपनी पूछा जाता है तो लड़के लड़की ये दिमाग लगाते हैं कि अच्छा दूसरी पंचवर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा था, तो अगर पेपर में पूछ दिया कि बोकारो आयरन एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई होगी, तो दूसरी में ही हुई होगी। लेकिन इसीलिए मैंने इसको अलग रखा कि बोकारो वाला तीसरी में बना था। एक जनरल जो दिमाग में रहता है, सही कह रहे हैं कि नहीं, जिस स्टूडेंट को ये याद हो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था और उससे ये पूछ दिया जाए कि बोकारो स्टील आयरन कब बना था, तो दूसरी टिक मार के आएगा ना, ये अपवाद है, इसलिए इसको अलग किया मैंने। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखा कारण, ये पहली पूरी तरह से असफल योजना थी। जो टारगेट रखा गया था उससे ये कम अचीव कर पाई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये दो बैंक बने थे, आईडीबीआई बैंक और यूटीआई बैंक, याद रखना। अब जब भी कभी तुम गुजरना कहां से, बैंकों के सामने से, ये दोनों अगर दिख जाए तो तुरंत सोच लेना तीसरी पंचवर्षीय योजना यार। अगला पॉइंट, ठीक है ना। ये भी देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रिकल डाउन थियरी का अनुसरण किया था। ठीक है ना। अब पहली में एग्रीकल्चर था, दूसरी में हैवी इंडस्ट्री था और तीसरी में इन दोनों को जोड़ दिया था, तो यही था ट्रिकल डाउन थियरी। नेक्स्ट, ठीक है ना। अगला आपके सामने ये 3 वार्षिक योजना है। एक्चुअली 1966 के बाद, इस समय नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी और जब वो आपके क्या कहते हैं, शास्त्री जी की भी डेथ हो चुकी थी, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी प्रभाव में आ रही थी और उस समय चला था 3 साल का गैप हो गया, ये 3 वर्ष गैप। इसे योजना के संदर्भ में प्लानिंग गैप के नाम से बुलाया जाता है, प्लानिंग हॉलीडे या इसे योजना अवकाश। तो आपसे ईयर पूछ देगा कि योजना अवकाश कब था, यही योजना अवकाश था। इस योजना अवकाश में बस कुछ नहीं हुआ था, लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी और एक दो चीजें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसी समय इंदिरा गांधी ने 13 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसी समय भारत की हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि तीसरी में आंसर करोगे या योजना अवकाश में। तो सर योजना अवकाश के समय शुरू हुई थी, लेकिन अगर योजना अवकाश ऑप्शन में नहीं है तब क्या आंसर करोगे, तब तीसरी कर देना भाई। ये देखो ना 66 से 69 और इसका टाइम देखो, तो 66 तक तो तीसरी थी ही ना, यहां तक तीसरी थी ना। और अगर योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे वर्ड आपके ऑप्शन में नहीं है तो फिर तीसरा ही टिक मारना पड़ेगा ना कि सर हरित क्रांति।
उसी समय शुरू हुई थी। मेरी बात को समझ करके, चौथी पंचवर्षीय योजना उतना ज्यादा किस मॉडल पे आधारित है, बस ये याद रखना, डॉक्टर D.R. गाडगिल मॉडल। चौथी में 14 अच्छा देखो, 69 में वाणिज्यिक बैंकों का 13 मैंने बोला था, क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन। अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, तो ऐसे पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में 14 कॉमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, तो सर 1969 में। परिवार नियोजन इंदिरा गांधी ने शुरू किया कि सब 6-6, 8-8 बच्चे पैदा किए बैठे हैं। 1971 में जनगणना हुई थी और इतनी ज्यादा उस समय जनसंख्या बढ़ गई थी कि इंदिरा गांधी जी को मजबूरी में, अच्छा न सिर्फ इंसान की जनसंख्या बढ़ी थी, कुत्ते बिल्ली की भी जनसंख्या बढ़ी थी। उस समय कुत्तों को पकड़ पकड़ करके, आप लोग कभी अपने पिताजी से, दादाजी से पूछिएगा, इंदिरा गांधी नसबंदी करवा रही थी कुत्तों का, कि बहुत पिल्ले हो रहे हैं, रोड पे पिल्ले हो रहे हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम लाएंगे, भाई इतने बच्चे नहीं पैदा करना है जितने तुम लोग पैदा करके बैठ गए हो। खैर, और ये समय याद करो दादा दादी लोगों वाला है, नाना नानी। सोचो तुम्हारे दादा दादी नाना नानी या हमारे दादा दादी नाना नानी को कितने कितने बच्चे हैं, हम लोग के पापा मम्मी के। अच्छा जरा कमेंट में एक बार लिखो किसके दादा और नानी को कितने कितने बच्चे हैं। मैं तो तुम्हें बताऊं, देखो मेरे नाना नानी को तो 2 ही बच्चे हैं, मम्मी और मामा जी, लेकिन मेरे दादा दादी जी को 4 बुआ लोग, 3 पापा लोग, 7 हैं। तो नई जनसंख्या विस्फोट होगा। और अपने पापा मम्मी लोगों का डेट ऑफ बर्थ जरा सोचना, निश्चित तौर से जो डेट ऑफ बर्थ है 1970 के आसपास का होगा, 70 से 80 के आसपास का होगा, 70 से 80 के आसपास का होगा। सही नहीं कर रहे? तो अब तुम हमेशा याद रखना कि चौथी पंचवर्षीय योजना दादा दादी नाना नानी का समय था, खाली लोग बच्चा पैदा किए, तो इंदिरा गांधी कह रहे बच्चा पैदा कर रहे हैं, बुआ मौसी पैदा किए पड़े हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें पूछता है गरीबी हटाओ का नारा किसमें आया, ये खूब पूछता है, ठीक है ना। गरीबी हटाओ का नारा किसमें, बस कमेंट रोक दीजिए, गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है ना। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित था। ये पिछली बार एमटीएस में आया था, कोई नहीं कर पाया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी। जनरली लोग क्या करके जाते हैं, पहली दूसरी हेराल्ड डोमर और महालनोबिस मॉडल याद करके जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आया ऐसे सिकुड़ के बैठ गए, ठीक है ना। चलिए, मोहम्मद मोफिज अंसारी कह रहे हैं सर मेरे दोस्त के 11 चाचा और 5 बुआ थे। बेटा उनके घर को घर क्यों कह रहे हो, मोहल्ला घोषित करवा दो। यार मोफिज अंसारी मेरे भाई, आज जाके अपने दोस्त को कहना मोहल्ला घोषित कर दे, हम उस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे अगला, ठीक है ना। मतलब तो ये पांचवी के बाद अगर मैं आपको कहूं सारा, 5वीं में खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। जो की पॉइंट्स हैं मैं वही लिखा हूं, उसके अलावा मैं फर्जी कुछ नहीं। अनवरत योजना, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके इस समय कांग्रेस की सरकार चली गई थी। 1974 से 78 के बीच में एक योजना चली गई थी जिसे अनवरत योजना या किस नाम से जाना गया था, आपके कॉन्टिन्यूअस प्लान के नाम से जाना गया था, अनवरत योजना। इस समय जनता पार्टी की सरकार थी और अनवरत योजना जनता पार्टी ने लाया था, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। और ये जो जनता पार्टी थी लल्ला, ये अनवरत योजना गुन्नार मिडल मॉडल पे आधारित था, गुन्नार मिडल मॉडल पे आधारित था। मैं शाम को प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं बता रहा हूं, और तुम लोग को ये आंसर करना है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, छठी योजना, और इसमें उतना ज्यादा, इसमें बस एक बात याद रखना कि जैसे चौथी वाली में 14 राष्ट्रीय बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था और 6वीं वाली में 6, यही लाइन यहां से पूछता है कि 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ। 7वीं स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी और नई दिल्ली में कपाट नामक संस्था की स्थापना की गई थी। 8वीं जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पे आधारित थी और मानव संसाधन का विकास। उसके बाद ये ज्यादा जरूरी नहीं है, 9वीं छोड़ सकते हो, 10वीं भी छोड़ सकते हो। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है 11वीं, ठीक है ना। इसका वैसे 10वीं 11वीं में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं क्यों ही बोलूं जबरदस्ती। तुम 10वीं, इसको मैंने यहाँ पे चार्ट के रूप में दे दिया है। सब मैंने कौन सी योजना, क्या समय मॉडल था, किस मॉडल पे थी,
क्या उसका वो था, ये चार्ट के रूप में मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये याद रखना। सारी 11वीं तक मैंने चार्ट के रूप में दे दिया है। जनगणना, मैंने इस पे 10 मिनट शो भी लिया है। जनगणना में आपको रटना है, आपको रटना है जैसे, और ये मैं आपको कई बार बोल भी चुका हूं, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जैसे शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय, नियमित जनगणना रिपन के समय, पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना वाला देश स्वीडन था। अमेरिका ने 1790 में करवाया। हर 10 वर्ष पे एक बार जनगणना होगी, इसकी शुरुआत करवाने वाला अमेरिका है, ठीक है ना। अगला पॉइंट पे करेंगे। अब कोई पंचवर्षीय योजना की बात मत करो राकेश, क्योंकि अब नीति आयोग अलग लेवल पे लेके चल रही है, ठीक है ना। वही चीज इंग्लिश में। स्वतंत्र भारत की जनगणना, सबसे पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी, ठीक है ना। भारत में जनगणना किसके अधीन कराई जाती है? गृह मंत्रालय। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली, ठीक है ना। 2023 में भी एक जनगणना हुई है, लेकिन वो व्यापक वाली नहीं हुई है, वो किसके आयुक्त थे? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है ना। 2011 की जनगणना का मैस्कॉट प्रगणक शिक्षिका, एक टीचर जो ऐसे चश्मा लगाई है, हाथ में ऐसे कॉपी पकड़ के ऐसे खड़ी है, उसे कहा जाता है प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना, तुम इसको हल्के में ले रहे हो, यही पिछली बार पेपर में आया था कि जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, ठीक है ना। 1911 से 21 को महान ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में जाना जाता है। सेम इंग्लिश में यहां पे दे दिया हूं, डिक्लेयर एज ग्रेट डिवाइडर ईयर। इस समय जनसंख्या घटी थी। 2011 की जनगणना 1881 से जोड़ोगे तो 5वीं थी, और आजादी के समय 1947 से अगर जोड़ दोगे तो 7वीं थी, ठीक है ना। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में आया था? बताओ जल्दी से, अभी देखें। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में आया था? आंसर करो। भारत पहला देश है। देखो, इतना बताने के बावजूद भी सोनाली गुप्ता और ये चौथी पांचवी में सब कंफ्यूज हो गए। कसम सर पटक दूंगा कहीं में। ठीक है, नोट्स मिलेगा, देख लेना। चौथी है ससुर लोग। अरे हम क्या करें, कैसे पढ़ावे, कहाँ सर लड़ा दें अपना हम। खैर, ये वाले ईयर जरूर याद कर लेना, ठीक है। ये ईयर जरूर याद कर लेना कि कौन किसके लिए जाना जाता है। चौथी थी, ठीक है ना। अगला पॉइंट, ये डेटा है। अब इनमें देखो कुछ समझाने के लिए नहीं है, ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दे दिया है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे अधिक महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि। ये बस मैंने डेटा दिया है, ठीक है ना। तो ये सब मैंने, देख लो, एक बार दिखा दे रहा हूं कि इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हूं। अब ये आपको रटना है, और कोई लाइन इसमें बर्बाद नहीं है। किसी लाइन को आप ये नहीं कह सकते सर ये वाला छोड़ दे, नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा नंबर छूटेगा, ठीक है ना। हाँ, ये बात मेरी बुक में है, ये जो लोग के पास मेरी बुक है, ये बुक में मैंने डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आज बस इतने ही, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि ये है। कल हम लोग ये देखो, शाम को, आज 26 तारीख है ना, साइंस और इकोनॉमिक्स का 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही कर रहा हूं, यहीं पे आज रोक रहा हूं, क्योंकि याद खूब करना है, याद खूब करना है। और आज के 4 टॉपिक पढ़ाया हूं, विटामिन, डिजीज, मुख्य रूप से जनगणना और आपके पंचवर्षीय योजना, वैसे प्रोटीन्स वगैरह भी पढ़ाया हूं। इसमें से आज की तारीख याद रखना, 26 तारीख, समय 2:50। मैं कह रहा हूं चारों टॉपिक से 4 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहेंगे। अगर तुम्हारी क्षमता है तो ये स्लाइड्स रट जाना। अब ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड करेगा। अब देखो, ऐसे तो बहुत कुछ पूछता है, मैंने कहा इस बैच में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, नहीं तो टॉपिक तो 100 ठो हैं। मैंने यही कहा ना, इस 6 दिन के बैच में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो मेरे हिसाब से ये 4 थे। अब हम लोग नृत्य, मेला, महोत्सव, वादक, वाद्य यंत्र, इन पे डिस्कस करेंगे। फिर करंट में हो सकता है कल मैं नृत्य, मेला, महोत्सव, वादक, वाद्य यंत्र डिस्कस करूं, स्पोर्ट्स के डिस्कस करूं, और स्पोर्ट्स करंट का डिस्कस करूंगा। स्पोर्ट्स, ऑस्कर, ये आपके राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड,
ज्ञानपीठ, ये सब मैं परसों डिस्कस करूंगा। तो जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत। पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी।